हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल साइंस के पार्ट सेकंड के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। इसमें हम 100 एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले जो हमने ये पहला वीडियो अपलोड किया था इसमें हमने पार्ट 1 के अंदर 20 एमसीक्यूज को कवर किया था और साथ साथ में इसकी हमने एक्सप्लेनेशन भी की थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल साइंस के टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज का सेकंड सेट जो रहेगा आपके लिए, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम 20 से आगे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जनरल साइंस की जो आज हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, जैसे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें ये सभी क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। आप चाहे तो उसको गूगल करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में आपको क्वेश्चंस बड़े सारे दिख रहे होंगे, मगर इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे और आज हम 20 से आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेट नंबर 2 रहेगा। वीडियो को पास कीजिएगा, पास करके इसका राइट आंसर जो है जरूर बताते जाइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें से कौन सी डिवाइसेस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? बैटरी है, सोलर एनर्जी, जनरेटर है या इलेक्ट्रिकल फ्यूज है? सो आंसर क्या बनेगा आपका? 21 का आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा। जनरेटर इसका राइट आंसर है। तो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो डिवाइस जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसमें आप देख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका एनर्जी ऑफ इधर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन या एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बाय देयर पोजीशन। और सेकेंडली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की जहाँ पे एग्जांपल, और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो ये आपकी एनर्जी है जो जनरेटेड होती है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। और जो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग थ्रू अ मीडियम, ठीक है, कंस्टिट्यूट करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पे दोनों की एग्जांपल बताई गई है मैकेनिकल एनर्जी और साथ में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो डिवाइस इनको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइमरी एनर्जी सोर्स। इसमें से आपने बतानी कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एग्जांपल है प्राइमरी एनर्जी सोर्स का। सन है, बायोफ्यूल्स है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी या डीजल। सो 22 का आंसर क्या रहेगा आपका? 22 का आंसर आपका ए बनेगा। सन जो है ये ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, किसकी एग्जांपल है जी? प्राइमरी एनर्जी सोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच न्यूटन्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कौन सा न्यूटन का जो लॉ है ये बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन के बारे में? न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? सो 23 का आंसर क्या रहेगा? 23 का आंसर आपका जहां पे बनेगा दैट इज कॉल्ड आंसर बी, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। जहां पे बात करेंगे इन द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज अ फिजिकल लॉ विच स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स इन्वायरमेंट। सेकेंडली यहाँ पे न्यूटन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जी किसके बारे में बताता है? एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या बताता है? फॉर एवरी एक्शन फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है एवरी ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक रेस्ट पोजीशन पे रहेगा जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है। तो विल रिमेन आर एट रेस्ट आर इट्स in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force। तो ये laws of motion है न्यूटन के, काफी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था जेकेएसएसबी के। तो 23 का आंसर आपका बी बनेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नो क्वेश्चन नंबर 24, विच आर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन के रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल जो है रिलेट करता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद कार्टाजेना प्रोटोकॉल या नगोया प्रोटोकॉल। सो इसमें आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका ए बनेगा, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये रिलेटेड है ओजोन लेयर डिप्लेशन के रिलेटेड। अब जहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मैं जहाँ पे जितने भी प्रोटोकॉल बताए गए हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप देख सकते हैं ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसको डिजाइन किया गया ताकि किसके लिए किया गया? डेजिग्नेटेड
टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ठीक है, बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पांसिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। तो ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। इसको आप देख सकते हैं। और ये फोर्स में आता है 1 जनवरी 1989 को। और जहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट्स में बता दूं, इसको साइन किया गया 16 सितंबर 1987 को। लोकेशन थी मॉन्ट्रियल। और ये इफेक्ट्स में आता है 1 जनवरी 1989 को। और कंडीशन जहाँ पे देख सकते हैं, इसको 20 स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन दी गई, सिग्नेटरी थी 46। और जहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस के बारे में जहाँ पे बताया गया है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ओजोन लेयर के रिलेटेड अगर आपको प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को टिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है क्योटो प्रोटोकॉल की। जी है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसको एक्सटेंड किया गया 1992 को, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट कमिट स्टेट्स पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। और बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कॉन्सेंसस दैट ग्लोबल वार्मिंग इज ऑकरिंग दैट ह्यूमन मेड, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है ये 1997 को होता है, 84 सिग्नेटरीज थी और ये 11 दिसंबर 1997, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है जी? जहाँ पे क्लियरली बताया गया है किस लिए, ताकि रिड्यूस किया जा सके ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। फिर यहाँ पे एक बताया गया है, यहाँ पे कार्टाजिन जो प्रोटोकॉल है जी किसके लिए? ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन बायोसेफ्टी एज अ सप्लीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इफेक्ट, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है, इसकी डेट 16 मई 2000 को, इफेक्टिव होता है 11 सितंबर 2003 को। ये लास्ट में इसमें ऑप्शन बताया था नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये इसके बारे में ये इसके रिलेटेड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity, also known as जिसको नगोया प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। और इसके आपको जहाँ पे ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 2014 नगोया कहाँ पे है? जी जापान के अंदर है। और इसको साइन किया गया 29 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। 92 सिग्नेटरीज थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के ऊपर मूव करेंगे। विच आर द फॉलोइंग हेल्प्स टू ट्रांसकुलेट a variety of organic and inorganic solutes from the leaves to other parts of the plant। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉर्टेक्स है, पिथ है, फ्लोएम है या जाइलम है। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका सी बनेगा, दैट इज फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम क्या है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जहाँ पे बात करेंगे जाइलम की, इज डिफाइंड एज अ प्लांट टिश्यू दैट ट्रांसफर वाटर। क्या करता है? वाटर को ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिएंट्स को किसके? रूट से ऑल ओवर द प्लांट बॉडी, ठीक है। रूट से प्लांट बॉडी में करेगा, सच एज स्टेम्स एंड लीव्स। इसके बाद कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स इन प्लांट टिश्यू ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स लाइंग बिटवीन द एपिडर्मिस सरफेस सेल्स एंड द मस्कुलर आर कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें से आपने बताना है कौन सा टर्म जो है डिनोट करता है फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज विद द कम्युनिटी। सो ऑप्शन आपके पास बायोमास है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, इकोलॉजिकल निश है या इकोटोन है। सो आंसर क्या बनेगा आपका? 26 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा आंसर सी, ठीक है। इकोलॉजिकल निश इसका राइट आंसर है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इसको ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो शो करता है रिलेशनशिप किसमें? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, एक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। और जो शो करता है फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड। फिर बात करेंगे इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या है? एक ट्रांजिशन एरिया होता है किसमें? दो इकोसिस्टम में, जब बायोलॉजिकल कम्युनिटीज में, ठीक है। इकोटोन जो है हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज द एरिया इज अ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम, जहाँ बायोम्स हो गया, जहाँ इसको बोलते हैं ग्रेटर इन्फ्लुएंस बाय बोथ द बॉर्डरिंग इकोसिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच आर द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस रिकट्स इन चिल्ड्रन। रिकट्स जो होते हैं बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर, इसमें कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से? जहाँ पे विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए। सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे 27 का आंसर यहाँ पे बी बनेगा, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन दिए हुए, उनके केमिकल नेम्स दिए हुए, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या होती है, ठीक। जहाँ पे विटामिन है, जहाँ पे केमिकल नेम है, जहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीजेस जो आप देख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन ए के अंदर रेटिनॉल है, ठीक है। उसके बाद कैरोटीन्स जहाँ पे बताया गया है, इसके अंदर क्या डेफिशिएंसी होती है? ज्यादातर क्वेश्चन नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर पूछा जाता है। विटामिन डी के अंदर कैल्सिफेरॉल, इसका नेम बताया गया है, रिकट्स, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई के अंदर टोकोफिरोल, जिसको इनफर्टिलिटी होता है। और विटामिन के जो है आपका जहाँ पे बताया गया है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये विटामिन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर विटामिन B2 है, राइबोफ्लाविन है। फिर विटामिन B3 है, नाइसिन है,
जहाँ पे निकोटिनिक एसिड्स हैं। विटामिन B5 आपका पैंथोजेनिक एसिड है, ठीक है। तो ये पेलेग्रा हो गया, जहाँ पे रेडिश आई हो गया, क्रैकिंग ऑफ स्किन हो गया, इसके आगे डिजीजेस बताई गई हैं। विटामिन B6 है पायरिडॉक्साइन, ठीक है, डर्मेटिस एनीमिया हो गया। विटामिन B7 आ गया आपका बायोटिन डर्मेटिस, जहाँ पे आ गया एनीमिया हो गया। विटामिन B9 के अंदर फोलिक एसिड्स, ठीक है। और विटामिन B12 के अंदर आपका जहाँ पे बताया गया जहाँ पे, और विटामिन C जो है स्कॉर्बिक एसिड्स। जी सारा का सारा चार्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर लीजिएगा और इसको आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। विटामिन केमिकल नेम और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, कौन कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, ये सारा क्लियरली जहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। इसमें से आपने बताना है किसकी जो है इंडेफिनिट शेप होती है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होती है। सॉलिड की होती है, लिक्विड की होती है, प्लाज्मा की होती है, मगर गैस की नहीं होती। आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। बी राइट आंसर है। ना तो इसकी इंडेफिनिट शेप होती है, ना इसका इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। बात करेंगे जहाँ पे प्लाज्मा के बारे में। आंसर आपका जहाँ पे ऑप्शन डी जहाँ पे बताया गया है, आंसर आपका बी है। तो जहाँ पे डी ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट है हमारी योर ब्लड दैट कंट्रीब्यूट्स 55% ऑफ योर ब्लड टोटल वॉल्यूम। प्लाज्मा जो है नेसेसरी टू हेल्प योर बॉडी रिकवर फ्रॉम इंजरी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, रिमूव वेस्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ठीक है, बाय रिमूविंग थ्रू योर सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर द फॉलोइंग पिगमेंट्स गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स। इसमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है लीव्स को, ठीक है। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोफिल है, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 29 का? 29 का आंसर रहेगा जहाँ पे आंसर आपका जहाँ पे सी रहेगा, क्लोरोफिल इसका राइट आंसर है, जो कि ग्रीन जो पिगमेंट्स होता है ये ग्रीन कलर देता है किसको, लीव्स को, ठीक है। और ये आप देख सकते साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेल लाइक सब्सटेंसेस दैट फिल्स द सेल्स एंड ऑकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। और जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक आर मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, that generate most of the chemical energy needed to power the cells biochemical reactions, ठीक है। तो chemical energy produced by the mitochondria is stored in a small molecule called जहाँ पे adenosine ट्राइफोसाइट्स, ठीक है, जिसको ATP बोलते हैं, ठीक है। तो जी जहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 30, which are the following waves is an example of longitudinal wave। longitudinal waves की एग्जांपल बतानी है आपने। अल्ट्रासोनिक वेव्स है, माइक्रो वेव्स है, लाइट वेव्स है, या इंफ्रारेड वेव्स है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका जहां पे बनेगा ए। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है ये एग्जांपल है किसकी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, साइंटिफिक नेम बताना अपना विटामिन B9 का। B9 का साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिडॉक्साइन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, राइबोफ्लेविन है, या फॉलिक एसिड है। सो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा। फॉलिक एसिड बोला जाता है, ये विटामिन B9 का ये साइंटिफिक नेम। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच आर द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी इसमें बताना है न्यूटन का कौन सा लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या लॉज ऑफ कूलिंग है। सो आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जहाँ पे मैंने ब्रीफ में वहां पे डिस्कस किया था, आप वहां से देख सकते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट, जहाँ पे जो भी एक्शन होगा एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नो क्वेश्चन नंबर 33, इन विच आर द फॉलोइंग मीडियम साउंड्स ट्रेवल्स फास्टर। इसमें से कौन सा जो है अगर बात करें जहाँ पे साउंड जो है फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है, सॉलिड हो गया, फ्लूइड्स के अंदर हो गया, गैस के अंदर, या लिक्विड के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए अब। सो 33 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा जहाँ पे ए, सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड्स के अंदर जो मीडियम साउंड का होता है वो ट्रैवल करती है, फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में यहाँ पे कमेंट कीजिए। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरस मिनरल्स। किसकी एग्जांपल है जी? ऑप्शन आपके पास ग्रेफाइट है, मैग्नीज है, गोल्ड है, या माइका है। सो आंसर आपका 34 का बनेगा जहाँ पे 34 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा बी, ठीक है। मैग्नीज का राइट आंसर है, जो कि एग्जांपल है किसकी, फेरस मिनरल की। आप जहाँ पे देख सकते हैं ये फेरस मिनरल होता क्या है, ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कंटेन होते हैं आयरन, जिसमें कंटेन होती है आयरन होती है। कुछ एग्जांपल बताए हम जहाँ पे बात करेंगे मिनरल्स की, फेरस मिनरल की, जिसमें आपका आयरन हो गया, मैग्नीशियस हो गया, निकल्स हो गया, और क्रोमाइट हो गया, ठीक है। और मेटेलिक मिनरल्स दैट कंटेन मेटल्स अदर देन आयरन और कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स। सम एग्जांपल्स आर गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, लेड एंड टिन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया 35, विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंसेस
बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। इसमें से कौन से जो है डिवाइसेस को यूज किया जाता है ताकि मेजर किया जा सके पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट? वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी ऑप्शंस में, ठीक है, उसके बाद एम मीटर है। सो आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ए बनेगा। वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और एम मीटर के बारे में यहाँ पे बात की गई, ये डिवाइसेस होती हैं जो यूज की जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज थ्रू अ सर्किट। वेयरएज गैल्वेनोमीटर जो होती है डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करती है डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ द मोडेस्ट करंट दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस अ सर्किट। जहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे फाइनोमीटर के बारे में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो भी वर्ड में प्रोनाउंसिएशन उसके लिए सॉरी। ये मेजर करती है वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इन अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर्स, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस यहाँ पे और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, विच आर द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉजेस स्कर्वी? इसमें से कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से स्कर्वी होता है? विटामिन सी, के, ई या ए? सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, ठीक है। विटामिन सी की जो है डेफिशिएंसीज की वजह से जो होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मोल जो है किसका ऐसा यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है, इलेक्ट्रिक करंट का है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए, मोल जो है किसका ऐसा यूनिट है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर आपका आंसर डी बनेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है इसका ऐसा यूनिट है मोल का। अब बात करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, जी किसका ऐसा यूनिट है? ये कैंडेला का ऐसा यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम बोलेंगे एम्पियर। और उसके बाद यहाँ पे केल्विन जो है ऐसा यूनिट है किसका? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का। और वन ऑफ द 7 एसआई बेस यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जहाँ पे बताया गया है, इन विच कॉन्टिनेंट इज ओजोन होल फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी कॉन्टिनेंट में जो ओजोन होल है फर्स्ट टाइम यहाँ पे पाया गया था? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका या नॉर्थ अमेरिका? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन होल जो है फर्स्ट टाइम कहाँ पे डिस्कवर किया गया, जहाँ पे फर्स्ट टाइम कहाँ पे पाया गया, कौन से जहाँ पे कॉन्टिनेंट के अंदर? आंसर आपका डी बनेगा, अंटार्कटिका इसका राइट आंसर है। सी, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अंटार्कटिक ओजोन होल जो है फर्स्ट इसको अनाउंस किया गया था बाय इन अ पेपर बाय ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्विस जो फॉरमैन है, ठीक है, जो ब्रायन गार्डिनर एंड जोनाथन शंकलिन, ठीक है, विच अपीयर्ड इन द जर्नल नेचर इन May 1985। तो 1985 में इनके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था कि अंटार्कटिक जो ओजोन होल है वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे क्या पाया गया है कॉन्टिनेंट के अंदर, उस कॉन्टिनेंट में ओजोन होल पाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? ब्लैक गोल्ड के बारे में यहाँ पे बताना है। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक गोल्ड के बारे में जाना जाता है, या ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है? पेट्रोलियम है, कोल है, वुड है या बायोफ्यूल है? सो आंसर आपका 39 का क्या बनेगा? 39 का आंसर आपका ए बनेगा, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम को आप वैसे भी इसको गैस कर सकते हो ब्लैक गोल्ड की वजह से। और जहाँ पे बात करेंगे हम पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड बिकॉज व्हेन क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड इट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं, जब इसको हम क्रूड ऑयल को लैंड से निकालते हैं तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, तो उसको इसलिए हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। पीपल कॉल इट गोल्ड बिकॉज ऑफ द इट्स ऑयल्स एंड वैल्यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है। तो क्योंकि इसकी वैल्यू जो मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। बात करेंगे जहाँ पे, तो अब बात करेंगे तो इसलिए इसमें बताया गया है कि इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन जहाँ पे बताया गया है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ठीक है। जो अमाउंट होता है इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो करती है पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका क्या रहेगा? 40 का आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, इसको बोलेंगे हम करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये अमाउंट है इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो करता है पर यूनिट एरियाज, कॉल्ड दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हम जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हमने आज 20 से आगे एमसीक्यूज को डिस्कस किया और 40 एमसीक्यूज तक हमारा जो है सीरीज जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमारी 40% हमारी सीरीज जो है खत्म हो गई है। 100 एमसीक्यूज करेंगे। इसमें इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आप सभी जानते हैं कि साथ साथ में इसकी हर एक जो ऑप्शंस की हम कोशिश करते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इसमें जो 2-3-4 ऑप्शंस होते हैं उसको आप आसानी से रीड कर पाएँ। तो ये हमारा मेन मकसद यही रहता है।
तो ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और वीडियो में आपके लिए एमसीक्यूज की फॉर्म में वीडियो लेके आऊँ, आप जरूर कमेंट मुझे कीजिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।